हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हो गया है। तो पहले पिछले साल ये कुछ पायलट फॉर्म में था और कुछ स्टेट्स में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे पूरे कंट्री में एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम देख लेते हैं। तो सारे सिटीजन्स के पास अब यूनिक हेल्थ ID कार्ड होगा। इसके अलावा ये हेल्थ सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, ये बात बोली गई है। साथ ही अब रिमोट ट्रीटमेंट एक्सेस किया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाके ही ट्रीटमेंट मिले, आप रिमोटली भी ट्रीटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम और बातें देखते हैं। अब क्या होगा, अब जो लोग होंगे उनको इतनी सारी फाइल्स लेकर हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली उनके सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली होंगे, तो जो डॉक्टर होगा वो डायरेक्टली देख सकता है उस हेल्थ ID कार्ड के थ्रू कि कहाँ आपने पहले टेस्ट कराए हैं, आपके टेस्ट की क्या रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड थी, या तो कुछ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड थी। लेकिन अब इसे पूरे कंट्री में एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इससे सीमलेस हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट होगा और सबको आसानी से इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रीटमेंट मिल सकेगा। अब यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल पैंडेमिक के टाइम ये बात बोल दी थी कि कोई भी टेनेंट अगर अपना रेंट नहीं दे पा रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे रेंट दे देगी। तो यहाँ पर बोल तो दी गई ये बात चीफ मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का कोई इंटेंशन नहीं था इसको फुलफिल करने का। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसिकली उनको बोला है कि अगर आपको नहीं करना था तो आपने बोली क्यों ये बात। तो वाइल क्वेश्चनिंग द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट विदाउट इंटेंडिंग टू फुलफिल इट, इस बात पर सवाल उठाया गया है कि आपने स्टेटमेंट दिया क्यों अगर आपको फुलफिल ही नहीं करना था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ऑन मंडे स्टेड इट्स अर्लियर ऑर्डर डायरेक्टिंग द स्टेट टू फ्रेम अ पॉलिसी टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन। अब इससे पहले भी ये केस आया था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कि हम आपको टाइम देते हैं, आप इम्प्लीमेंट करो ये ऑर्डर जो कि आपने दे दिया था पिछले पैंडेमिक के टाइम कि हम रेंट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को पता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने वाली है। तो इफ़ यू कैन से बोल्डली दैट आई हैड नो इंटेंशन बट आई हैड स्पोकन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर डिवीजन बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ने ये बोला है कि आपने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात बोली थी कि हम आपका रेंट देंगे, उसी कॉन्फिडेंस से आप ये बात जाके पब्लिक में बोल दो कि आप रेंट नहीं देने वाले हो, कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था, बस आपने स्टेटमेंट दे दी। तो इफ़ यू कैन से बोल्डली दैट आई हैड नो इंटेंशन बट आई हैड स्पोकन द स्टेटमेंट। तो जस्टिस सिंह ऑर्डर तब आया जब एक पटिशन फाइल की गई थी 5 डेली वेज वर्कर्स और लैंडलॉर्ड के द्वारा, क्योंकि स्टेटमेंट दिया गया था बाय द CM। अब नेक्स्ट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट्स फर्स्ट हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड नॉन GM राइस वैरायटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हर्बिसाइड टॉलरेंट GM राइस वैरायटीज तो थी, लेकिन अब नॉन GM राइस वैरायटी है जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की कंट्री की फर्स्ट एवर नॉन GM हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटीज, जिनको डायरेक्टली सीड किया जा सकता है। मतलब वैसे क्या होता है कि वाटर भरना पड़ता है पहले खेतों में, उसके बाद सीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे इस राइस वैरायटी को डायरेक्टली सीड किया जा सकता है जैसे कि वीट को सीड किया जाता है। तो इट कैन बी डायरेक्टली सीडेड एंड सिग्निफिकेंटली सेव वाटर एंड लेबर कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग। अब जो वैरायटी है पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 में, उसमें एक म्यूटेटेड एक्टोलैक्टेट सिंथेज डाला गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा म्यूटेटेड जीन डाला गया है। तो एक्टोलैक्टेट सिंथेज, ठीक है, तो ये जीन डाला गया है। तो ये अब पॉसिबल हो गया फार्मर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इमेज़ेथाइपर डाल सकते हैं। ये हर्बिसाइड है जो कि वीड्स को कंट्रोल करता है। अब इससे क्या हो गया, जो ये नीड होती है कि पहले पैडी सीड्स को रेस किया जाता है यंग प्लांट तक, फिर उनको अप्रूव करके वापस से रीप्लांट किया जाता है, तो अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सो की जा सकती हैं सीड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूटेटेड जीन डाला गया, तो एक्टोलैक्टेट सिंथेज डाला गया। कभी ऑप्शन में आ जाए तो बस टिक कर देना। इसके अलावा अब ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है जिससे वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सबसे पहले वाटर एक नेचुरल हर्बिसाइड की तरह पैडी में काम करता है, लेकिन कुछ वीक्स के लिए काम करता है। तो व्हाट इज द नेचुरल हर्बिसाइड दैट टेक्स केयर ऑफ वीड्स इन द पैडी क्रॉप्स अर्ली ग्रोथ पीरियड। द न्यू वैरायटी सिंपली रिप्लेस वाटर विद। अब जो नई वैरायटी उसमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हम वाटर गजलिंग क्रॉप होती थी राइस, जिसमें बहुत सारा राइस हम अगर एक्सपोर्ट करते थे, तो हम बेसिकली अपना वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब हम राइस एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा वाटर इतनी तरीके से एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर को सिंपली रिप्लेस कर दिया गया है इमेज़ेथाइपर से।
एंड देयर इज़ नो नीड फॉर नर्सरी पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग एंड फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स। तो फील्ड्स को फ्लड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे वीट सो किया जाता है वैसे ही आप पैडी भी सो कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जो इमेजेथ हाइपर है ये इफेक्टिव है बहुत सारे वीड्स के लिए, लेकिन आप उसको नॉर्मल पैडी में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसी वैरायटी ऑफ पैडी में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकली डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता है कि कौन सी क्रॉप इन्वेजिव प्लांट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो इसे सिर्फ इसी वैरायटी में यूज़ किया जा सकता है। जो हर्बिसाइड है उसे नॉर्मल राइस प्लांट्स में नहीं कर सकते स्प्रे, क्योंकि ये क्या करेगा, एएलएस एंजाइम से खुद को बाइंड कर लेगा, और जब ये एएलएस एंजाइम से खुद को बाइंड कर लेगा तो अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन को रोक देगा, इसीलिए इसको नॉर्मल राइस प्लांट्स पे नहीं स्प्रे कर सकते हैं। जो नई बासमती वैरायटीज़ हैं जिसमें एएलएस जीन है उसका डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर किया गया है। किसके थ्रू ऑल्टर किया गया है? तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट, तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट के द्वारा ऑल्टर किया गया है, जो कि एक केमिकल म्यूटेंट है। एज अ रिजल्ट जो एएलएस एंजाइम्स है वो बाइंड नहीं करेंगे इमेजेथ हाइपर से, और जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस है वो इनहिबिट नहीं होगी, इसीलिए तभी सिर्फ इसी राइस वैरायटी जो है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट, और इसी पर ही इमेजेथ हाइपर का यूज़ किया जा सकता है। जो प्लांट्स है वो कैसे टॉलरेट कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड, और सिर्फ वीड्स को ही मारेंगे। और ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस अचीव की गई है म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू की गई है, जीएम के थ्रू नहीं की गई है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये न्यूज़ क्या है, कि एक हर्बिसाइड टॉलरेंट नॉन जीएम राइस वैरायटी बनाई गई है, कौन सा जीन डालकर बनाई गई है, और साथ ही किसके थ्रू किया गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसके थ्रू ये ऑल्टरिंग की गई, तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट के द्वारा की गई, किस जीन में चेंज किया गया, तो एएलएस के थ्रू म्यूटेटेड जीन लेकर आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इमेजेथ हाइपर जो हर्बिसाइड है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम इन सारी न्यूज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हम आगे चलते हैं। अब द सीज ऑफ द कॉड, थोड़ा नेगेटिव टोन में आर्टिकल, लेकिन हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले बोला गया था कॉन्सोलिडेशन ऑफ द क्वाड इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पिवट इन रिकन्फिगरिंग द एशियन ऑर्डर। ठीक है, क्वाड का कॉन्सोलिडेशन हो रहा है जिसमें क्वाड में 4 कंट्रीज़ है, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी मीटिंग भी हुई थी क्वाड की जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वॉशिंगटन। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर अपना कमिटमेंट दिखाना चाहता है कि इंडो पैसिफिक में वो कितना ज़्यादा कमिटेड है, लेकर कि इंडो पैसिफिक में रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। अब इंडिया के लिए बिग पॉलिटिकल सिग्नल ये है कि इंडिया उस ग्रुप का पार्ट है जो कि चाइना को अपॉर्चुनिटी से डिनाई करता है, जो चाइना अपने आप को ग्लोबल पावर बनाने की कोशिश करता है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिफाई करने की कोशिश करता है, तो इंडिया उस ग्रुप का पार्ट है। तो इंडिया के लिए बिग पॉलिटिकल सिग्नल है। फॉर इंडिया द बिग पॉलिटिकल सिग्नल इज दैट इट इज विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप दैट विल डिनाई चाइना द अपॉर्चुनिटी टू अपएंड व्हाट इट ग्रुप थिंक्स इज अ वर्ड बेस्ड ऑर्डर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो कंट्रीज है ये कहना चाहते हैं कि हम उस वर्ड बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि डेमोक्रेसी पे हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, साथ ही फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहते हैं। अब जो चाइना की असर्टिवनेस है, उन्होंने इन कंट्रीज़ को ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। अब इनको अपना एक ग्रुप बनाना ही पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, इसलिए एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, अब क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक होना चाहिए। लेकिन जो क्वाड है वो सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑकस है वो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट, और ये तो सबको ही पता है जो क्वाड है वो सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है। अब इसके बहुत सारे ब्रॉड गोल्स भी हैं क्वाड के, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड कराना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, वैक्सीन प्रोवाइड कराना, कोऑर्डिनेशन करना टेक्नोलॉजी को लेकर, सप्लाई चेन्स को सिक्योर रखना, ट्रेड एंड जनरल आउटलुक। तो सिर्फ क्वाड का एक मेन ऑब्जेक्टिव चाइना को काउंटर करना नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेंजेस हैं जिसमें सारे कंट्रीज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन, कोऑर्डिनेशन ऑन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स, ट्रेड एंड अ जनरल आउटलुक ऑन ए डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। अब सबसे पहले ऑथर ने बोला है, यहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने बोला है कि हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज़ है हमें उन्हें प्रमोट करना है। ये सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेसी हैं, तो यूएस इज़ एटलीस्ट, अब यहाँ पर ऑथर ने बोला यूएस ने इस बात को मान लिया जो उसकी डेमोक्रेसी है वो भी वोट से कोई बाहर नहीं है। जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रगल कर रही है। जो ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कोविड-19 में अपने स्टैंडर्ड सिटीजन्स को छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर ये कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस इन कंट्रीज़ में आ जाती है अपनी डेमोक्रेसी को लेके, तो इन कंट्रीज़ को सबसे पहले अपनी डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, fair enough, but there needs to be more evidence that these countries are willing to listen to each other, attune to each other's security needs। यहाँ पर फ्री, ओपन, पैसिफिक की तो बात की, लेकिन यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है क्या ये कंट्रीज़ एक दूसरे की सिक्योरिटी नीड्स के लिए अट्यून हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जो ऑस्ट्रेलिया वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्वाड का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और ग्रुप बन गया इन 4 कंट्रीज़ के बाद इन 3 कंट्रीज़ का, जिसमें यूके भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो ऑस्ट्रेलिया को तो काफ़ी फ़ायदा है। जापान हैज़ ऑलवेज बीन अंडर द अम्ब्रेला, लेकिन इंडिया के लिए थ्रेट इंडो पैसिफिक उतना नहीं जितना कि उसके नेबरहुड है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना। अब जो बाइडेन का डिसीजन था कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया,
बट द मैनर सिग्नल वन अबाइडिंग ट्रेट ऑफ यूएस पावर। अब यहाँ पर हमें यूएस की एक बात ये समझ आती है कि यूएस को किसी से फर्क नहीं पड़ता, यूएस को सिर्फ अपने बेनिफिट दिखते हैं। तो इट्स अनविलिंगनेस टू लिसन डीपली टू कंसर्न्स एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट आर नॉट इट्स ओन। तो यहाँ पर यूएस की हमेशा अनविलिंगनेस होती है, वो कभी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनता जो कि उसके खुद के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया अपना यहाँ पर ग्राउंड को स्ट्रांगली फर्म हेल्ड करे। अब तीसरी बात यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर बात की गई, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रिसर्च कोलैबोरेशन की भी बात की गई कि सारे कंट्रीज रिसर्च कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले ऑथर ने बोला है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में हाँ बहुत कोऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जानने की बात है क्या यूएस अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज़ बाकी कंट्री के साथ शेयर करेगा। यूएस ने न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है जो वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं वो तक उन्होंने इंडिया से शेयर नहीं की, तो क्या वो अपनी एडवांस कैपेबिलिटी शेयर करेंगे किसी कंट्री से। First, this collaboration is happening just at the moment where both India and the US are turning more protectionist। तो यहाँ पर जो वो बात करेंगे टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, तो क्या वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे और वो भी इस टाइम पे शेयर करेंगे जहाँ पर दोनों कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट में टर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखने की बात है क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। Surely an open, inclusive and fair global order, one that also simultaneously reconfigures supply chains to reduce dependence on China। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमें सप्लाई चेन जो डिपेंडेंस चाइना पर कम करनी है, इसके लिए एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी बना था। आप मुझे बताना सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना ये बात मुझे। अब इन कंट्रीज़ ने ये भी बोला है कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में जो चाइना है वो लोन्स प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट लोन्स देता है कंट्रीज़ को, उसका हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे और हम भी लोन्स प्रोवाइड करेंगे कंट्रीज़ को जिनको ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल। अब ये बात बोल तो दी गई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन्स देंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो कि लोन्स प्रोवाइड करता था क्या उसको वापस से एक सिस्टम में वो काम कर सके, उसके लिए क्या कोई पुश दिया यूएस ने? तो नहीं दिया। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ल्ड बैंक डिस्प्यूट मैकेनिज्म है सब कुछ बंद पड़ा है, तो उसके लिए कुछ किया गया? नहीं किया गया। तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन सिस्टमेटिकली डैमेज्ड एंड देयर इज नो बिग यूएस पुश टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। तो वर्ल्ड बैंक पूरी तरीके से डैमेज हो चुका और उसके बाद भी यूएस कोई पुश नहीं दे रहा वर्ल्ड बैंक को सही करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने वैक्सीन पर बोला है कि वैक्सीन पर हम कोलैबोरेट करेंगे ताकि हर कंट्री को वैक्सीन मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो वैक्सीन को होल्ड करके बैठ गए, हर कंट्री में शॉर्टेज होगी। अगर आपने यूएनजीए के जो एड्रेस होंगे वो सुने होंगे, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बेसिकली सिरिल रामाफोसा जो उनके लीडर है उन्होंने ये बात बोली भी की थी कैसे वैक्सीन इनइक्विटी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको एड्रेस करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ बोल तो दिया हम वैक्सीन में कोलैबोरेट करेंगे। और फाइनली जो है क्लाइमेट चेंज, तो ऑथर ने बोला क्लाइमेट चेंज के लिए जो यूएस है वो यूरोप और चाइना के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। वो क्यों? But climate change is an issue on which there will be need to the greater best engagement with China and Europe will be a big player। क्योंकि यहाँ पर यूरोप ने अपना बता दिया है कि कब वो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, चाइना ने बता दिया है। अभी यहाँ पर जॉन कैरी आए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया भी अपना एक कमिटमेंट दे दे कि हम इस साल तक हो जाएंगे बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल, लेकिन इंडिया ने कमिटमेंट नहीं दिया, तो वो ऐसे थोड़ा गुस्सा होकर भी चले गए कि ऐसे इंडिया ने अपना कमिटमेंट नहीं दिया। तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए वो इंडिया से ज़्यादा कोलैबोरेशन ना हो एज़ कम्पेयर टू चाइना और यूरोपियन यूनियन से जितना ज़्यादा कोलैबोरेशन हो। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया हो, तो मैं एक बार इसको समराइज़ कर देती हूँ आर्टिकल। तो सबसे पहले ये बोला कि क्वाड का कंसोलिडेशन हुआ, अच्छी बात है। इंडो पैसिफिक को इंक्लूसिवनेस बनाएंगे, अच्छी बात है। शेयर्ड वैल्यूज़ की आपने बात की, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज़ आप खुद को तो देखो, आपकी जो वैल्यूज़ आप शेयर करने की बात कर रहे हो वो वैल्यूज़ आप खुद अपहोल्ड करते हो। जैसे डेमोक्रेसी इंडिया में स्ट्रगल कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे उन्होंने अपने सिटीजन्स को अबेंडन कर दिया कोविड-19 के टाइम, यूएस की डेमोक्रेसी खुद नॉट आउट ऑफ द वोट्स है। ठीक है, पहली बात। और उसके बाद नेक्स्ट बात, ये सिक्योरिटी अलायंस नहीं है जो जैसा कि ऑकस सिक्योरिटी अलायंस है। यहाँ पर बोला गया कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कोलैबोरेट करेंगे, तो क्या जो अमेरिका है वो अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज़ वाली टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को देना चाहता है? तो वो नहीं देना चाहता और इसके लिए वो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट भी है इसको लेकर। फिर नेक्स्ट बात बोली कि जो वन बेल्ट वन रोड के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया कि ये वाले कंट्रीज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करेंगे, क्वाड एज अ ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करेगा। तो आपने वर्ल्ड बैंक को तो अभी तक वर्ल्ड बैंक का सिस्टम वापस से ऑन द प्लेस लाने के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करने की बात करो। और लास्ट बात ये बोली गई कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कंट्रीज़ का वो ज़्यादातर ये जो यूएस जैसे कंट्रीज़ है ये चाइना और यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा कोलैबोरेशन करेंगे एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। और फिर इसके बाद वैक्सीन इनइक्विटी की बात बोली गई।
अब नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ वार्निंग, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टडी पब्लिश हुई थी इन द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और इसमें ये बताया गया जो हमारे कंट्री का नेशनल विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, 7 स्टेट्स में छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ में डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, 7 स्टेट्स में छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अब ऑथर ने बोला ये जो मूव है बहुत ही ज़्यादा इल एडवाइज्ड है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 5 साल तक उनके अंदर इस सप्लीमेंट की कमी हो जाएगी, और जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, ऑप्टिमम इम्यून सिस्टम डेवलप होता है अगेंस्ट द डिजीजेस, वो नहीं हो पाएगा। जो ये विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम है 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1991 में इसे मॉडिफाई किया गया था। अभी ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जो 70% बच्चे हैं उसमें लगभग 70% कमी देखी गई थी इस विटामिन की, और इसमें ये भी पता चला था जो ओवर 80% चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 3 वो लगभग 50% रिकमेंडेड विटामिन जो डोज है उससे कम वो लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डर क्या है? इस रिसर्च के द्वारा ये पता चला कि ज़्यादा विटामिन अगर दिया जाता, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं द हेस्ट टू शिफ्ट टू अ टारगेटेड अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ फियर ऑफ हाइपर विटामिनोसिस, कि अगर इंसान के अंदर ज़्यादा विटामिन जाता है तो वो उस विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उससे टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, लेकिन ऑथर ने बोला ना ही CNNS ना ही NIN के सर्वे से ये पता चला कि कोई भी हाइपर विटामिनोसिस के केसेस हैं, तो आपको ये VS प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहिए, इसे चलते रहना देना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली टारगेटेड बात की गई कि हम देंगे पर VAS को टारगेटेड देंगे 7 स्टेट्स में। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर किसी को हाइपर विटामिनोसिस नहीं है, आपने जो सर्वे किया उसमें जो सैम्पल साइज़ है वो आपने बहुत कम लिया और सैम्पल साइज़ को सारे जो बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट तक नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एस्ट्रोपॉलिटिक्स की बात की गई है। अब आपको पता है कि इंडिया और US की बायलैटरल टॉक्स हुई, क्वाड की मीटिंग हुई, तो इन द स्टेटमेंट इशूड आफ्टर बायलैटरल टॉक्स मोदी एंड द प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल्ड ऑन इंडिया द US। अब मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या बात है कि बायलैटरल टॉक्स के बाद एक स्टेटमेंट इशू हुआ जिसमें यह बोला गया कि हम अपनी पार्टनरशिप और नए डोमेन्स में एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि डोमेन्स थे स्पेस, साइबर, हेल्थ सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स, AI, 5G, 6G एंड फ्यूचर जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ऑथर ने साइबर और स्पेस को लेकर कुछ बातें बोली, ब्लॉकचेन में भी बेसिकली दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हमेशा इंडिया और US का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G, AI, उसमें हमें वापस से अपने सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और दिल्ली और वाशिंगटन को क्या करने की ज़रूरत है? अपने टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि दोनों कंट्रीज़ और ज़्यादा सेक्टर्स में कोलैबोरेट कर सकें। To be sure, official Delhi and Washington will have a critical role in facilitating technological cooperation। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात की गई है। अब जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसकी वजह से नए डोमेन्स ऐसे आ गए जो कि इससे पहले नहीं थे। साइबर स्पेस, ठीक है, पहला डोमेन साइबर स्पेस आया, दूसरा डोमेन आउटर स्पेस आया। तो साइबर स्पेस में तो कंट्रीज फिर भी कोलैबोरेट कर रही हैं, लेकिन आउटर स्पेस में ये पहला कोलैबोरेशन है। तो लगभग 20th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी से जो ह्यूमन का फोरे स्पेस में शुरू हो गया था। ठीक है, एज आउटर स्पेस बिकम्स अ लोकेशन फॉर ल्यूक्रेटिव बिजनेस। अब आउटर स्पेस बिजनेस के लिए भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो चुका है, जैसे कि SpaceX जैसी कंपनीज हैं, तो ये स्पेस के लिए तो खुली है और प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें आ रहा है स्पेस में। तो यहाँ पर ज़रूरत है जो कंट्रीज़ है वो इस एरिया पे भी कोलैबोरेट करें। अभी तक मैरीटाइम डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का मैटर बना था कि मैरीटाइम डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी शुरू हो गई। तो लगभग 3 डेकेड्स एगो एक बाईलेटरल वेंचर हुआ 1992 में, फिर एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया के भी पार्टिसिपेशन हो गया। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। जो आइडिया ऑफ द क्वाड है वो बेसिकली नेवीज की कोऑपरेशन था, इसीलिए। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला जैसे हमने मैरीटाइम कोऑपरेशन को एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बनाया है, वैसे ही हमें आउटर स्पेस को भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बनाने की ज़रूरत है। तो राइज, फॉल एंड रीसरेक्शन ऑफ द क्वाड इज ऑल्सो इंटीमेटली लिंक टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मैरीटाइम ज्योग्राफी। तो मैरीटाइम के लिए कितना ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंट दिया है मैरीटाइम को, कि मैरीटाइम प्रोटेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक के लिए एक पूरा ग्रुप बना दिया गया है। तो राइज ऑफ चाइना, इसके अलावा जैसे चाइना अपने आप को मैरीटाइम पावर दिखा रहा है पैसिफिक में, एंड द इंडियन ओशन एनकरेज द री-इमेजिनेशन ऑफ द टू ओशंस एज अ जियोपॉलिटिकल कंटिनम। अब लास्ट वीक टॉक्स हुए थे वॉशिंगटन में, प्रेजेंट आउटर स्पेस एज अ न्यू अरीना फॉर स्पेस कोऑपरेशन। तो यहाँ पर आउटर स्पेस बोला गया कि आउटर स्पेस में कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। बाईलेटरल लेवल पे दिल्ली और वाशिंगटन ने दोनों ने बोला कि हम अपनी स्पेस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। अभी तक जो आउटर स्पेस था वो हर कंट्री अपना खुद का देखता था, तो आउटर स्पेस हैज़ बीन द सोल प्रिजर्व ऑफ स्टेट्स। लेकिन पहली बार ये हो रहा है, अब जैसे आउटर स्पेस हमेशा सोल प्रिजर्व स्टेट्स का होता था, ये नासा थी, गवर्नमेंट एजेंसी थी, यहाँ पर इंडिया में इसरो गवर्नमेंट एजेंसीज है, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी मेजर प्लेयर्स बन रहे हैं स्पेस कॉमर्स में। तो एट द सेम टाइम एज स्पेस बिकम्स अ क्रिटिकल फैक्टर इन शेपिंग द मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर ऑन अर्थ, देयर इज ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स। तो अब काफ़ी कॉम्पिटिशन हो रहा है बाकी स्टेट्स में। अब जो US है उसने स्पेस को डोमिनेट किया है।
यूएस ने हमेशा स्पेस को डोमिनेट किया है, लेकिन अब चाइना भी एक मेजर स्पेस पावर बन के आ रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज स्पेस कैपेबिलिटीज, अब चाइना की स्पेस कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और बीजिंग का भी एम्बिशन है कि वो आउटर स्पेस को डोमिनेट करे। तो यहाँ पर अब चाहिए तो यूएस को पार्टनर स्पेस कोलैबोरेशन के लिए और स्पेस ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने की बात की गई है। तो इंडिया विच हैज डेवलप्ड सिग्निफिकेंट स्पेस कैपेबिलिटीज, इंडिया ने भी काफ़ी स्पेस कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली ओवर द डिकेड्स। इंडिया ने मार्स पे अपना मिशन भेजा था। इज अ डीपली इन्वेस्टेड पार्टी, द यूएस रिकॉग्नाइजेज दैट इट कांट, अब यूएस को ये बात पता चल रही है कि वो सिर्फ अकेले स्पेस ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकता, उसे चाहिए पार्टनर्स। इसलिए इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यूड इन वॉशिंगटन हाईलाइटेड, इसलिए इंडिया यूएस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया ये कहते हुए कि हम एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। तो अब ये क्या होता है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या साइन होता है, क्या होता है ये? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IFC IOR क्या है। तो ओशियन से लेकर जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन बनाया गया था। तो वैसे ही स्पेस की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए अब SSA साइन किया जाएगा। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, भले मीटियोर्स हो, मैनमेड सैटेलाइट्स हो, भले स्पेस वेदर को ट्रैक करना हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो स्पेस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सबकी लाइफ्स के लिए, और वहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लगी हुई हैं। इसरो भी अपनी इतनी ज़्यादा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो सॉरी, अगर ये साइन हो जाएगा तो एग्रीमेंट विद द यूएस ऑन SSA विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द इंडिया। यूएस ने ऐसे SSA एग्रीमेंट्स बाकी कंट्रीज के साथ भी साइन कर रखे हैं, लेकिन इंडिया के साथ अभी साइन नहीं किया है। यूएस का एक और इनिशिएटिव आर्टेमिस रिकॉर्ड्स, जो कि बेसिकली आर्टेमिस रिकॉर्ड्स ये बेसिकली इसीलिए कैसे मून पे एक्टिविटी हो उसके लिए कैसे नॉर्म्स डेवलप किए जाए। अब जैसे कमर्शियल और मिलिट्री एक्टिविटी आउटर स्पेस में ग्रो हो रही है, तो यहाँ पर जो 20th सेंचुरी के एग्रीमेंट्स जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी, मून ट्रीटी, इनको वापस से री इन्फोर्स और रीन्यू करने की ज़रूरत है। Beyond the bilateral, the new space working group set up by the Quad will identify new collaboration opportunities। तो यहाँ पर जो शेयर डोमेन्स की बात की गई, ओशियंस, मराइन रिसोर्सेज, हम हर जगह शेयर कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। अब जो ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक सेलियंस है आउटर स्पेस में, अब ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक सेलियंस है, तो यहाँ पर ज़रूरत है इंडिया भी एक सब्सटेंशियल अपनी नेशनल पॉलिसी को लेकर आए। दिल्ली ने भी बोल दिया है, मतलब बेसिकली इंडिया ने भी अलाउ कर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर भी अब पार्टिसिपेट कर सकता है स्पेस एक्टिविटी में, तो हमने भी अपना जो स्पेस सेक्टर वो प्राइवेट के लिए खोल दिया है। साथ ही इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं जो भी मिलिट्री चैलेंजेस आउटर स्पेस में उसको कोप अप करने के लिए। तो इट हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग, हमने स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग और भी कंट्रीज़ के साथ शुरू किए जैसे कि US, जापान, फ्रांस। जो स्केल है चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ आउटर स्पेस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड ये है कि जल्द से जल्द रिफॉर्म्स किए जाएं, तो ये तभी किया जा सकता है जब हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे ये बात हो सकती है। 2015 में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आई वो भी PM मोदी की स्पीच के बाद ही आई थी। तो PM मोदी स्पीच ऑन द इंडियन ओशन फोकस नेशनल अटेंशन ऑन मैरीटाइम अफेयर्स, तो इंडिया वापस से सिमिलर इंटरवेंशन कर सकता है आउटर स्पेस पे। तो अगर हम इस आर्टिकल को समराइज़ करें तो सबसे पहले ऑथर ने ये बात बोली कि इंडिया और US ने डिसाइड किया कि हम बहुत सारे सेक्टर्स में कोलैबोरेट करेंगे। इसमें एक सेक्टर स्पेस भी था, ठीक है, और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की भी बात की। तो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और US में उतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की बात की गई। अब टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसे नए डोमेन्स हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल साइबर स्पेस और आउटर स्पेस। तो साइबर स्पेस पे तो वैसे कंट्रीज़ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आउटर स्पेस पे अभी भी कंट्रीज़ में उतना ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं है। जो ह्यूमन ने लगभग 20th सेंचुरी से ही स्पेस में फोरे शुरू कर दिया था, और US जो था इसका अनडिस्प्यूटेड किंग था स्पेस को लेकर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ साल से जो चाइना है उसकी भी स्पेस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। तो USA को यहाँ पर एक पार्टनर चाहिए स्पेस बेस्ड ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए। तो US ने इंडिया में अपना ऐसा पार्टनर देखा कि जिससे स्पेस बेस्ड ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इंडिया के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करने की बात की गई है। तो जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन माना जाता था, वैसे ही आउटर स्पेस को भी एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन माना जा सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो एक SSA साइन कर लें। यहाँ पे SSA का MOU साइन करने के बाद जो इंडिया है वो अपनी एक नेशनल पॉलिसी बनाए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का हमने फोरे शुरू ही कर दिया है स्पेस सेक्टर में, तो वो वैसा ही हमें कुछ रिफॉर्म्स लेते हुए चलना चाहिए। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है असम में, जैसे कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन सेक्शन में बताया था कि असम में इविक्शन ड्राइव चल रही है। तो ऑथर ने बोला लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेट डेवलप हो गया। वो हेट कैसे डेवलप हुआ हम देखते हैं। तो जो विलेज धौलपुर इज़ वन अमंग्स 100 ऑफ रिवराइन आइलैंड्स एंड रिवर बैंक्स, और वहाँ पे जो विलेज धौलपुर है वहाँ पे इरोजन होता है। इरोजन की वजह से जो लोगों के हैबिटाट है वो लॉस हो जाते हैं। तो ऑन वन साइड एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नोनोई है। तो आपको शायद नहीं पता होगी नोनोई, मुझे भी नहीं पता थी ब्रह्मपुत्र की कोई ट्रिब्यूटरी नोनोई है। तो ऑन वन साइड इज़ द माइटी ब्रह्मपुत्र एंड ऑन द अदर इट्स ट्रिब्यूटरी नोनोई। यहाँ पे लैंडलेस पीजेंट्स रहते हैं, मोस्टली बंगाली मुस्लिम ओरिजिन के हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी डेकेड से रह रहे हैं।
और उनको हमेशा एजिटेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये काफ़ी फ्लड वल्नरेबल रिवराइन आइलैंड और बैंक्स है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्लड वल्नरेबल है तो घर डूब जाते हैं, वापस उनको किसी दूसरी जगह सेटल होना पड़ता है। अब यहाँ पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी लैंड इंक्रोच्ड है गवर्नमेंट लैंड, ये हम हटा के इंडिजिनस पॉपुलेशन को देंगे। तो ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली द सेटलमेंट्स पॉपुलेटेड लार्जली बाई मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे तो बहुत सारा लैंड इंक्रोच्ड है, इंडिजिनस कम्युनिटी के द्वारा भी इंक्रोच्ड है, तो आपने उसकी तो इविक्शन ड्राइव नहीं की। आप इविक्शन ड्राइव किसकी करवा रहे हो, जहाँ पर मुस्लिम सेरन ऑफ बंगाली ओरिजिन। तो at the Dholpur site, Sharma announced that the land reclaimed from these encroachers would be used to settle indigenous Assamese। तो उन्होंने बोला इन encroachers को हटाकर हम यहाँ पर indigenous Assamese को लेकर आएंगे और वो यहाँ पर collective farming करेंगे, ठीक है। शर्मा हैज़ अनाउंस, अब काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने बोला ठीक है, जो लैंडलेस पीपल डिस्प्लेस हो रहा है हम इनको कहीं ना कहीं रीसेटल करा देंगे। अब सबसे पहले ऑथर ने बोला ये हेट इतनी ज़्यादा लोगों में आई कैसे। जैसे कि आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक फोटोग्राफर क्या हो रहा होगा, एक इंसान अधमरा सा पड़ा था, उसके ऊपर वो ऐसे जंप कर रहा था। तो द पर्वर्सिटी ऑफ हेट ऑफ द फोटोग्राफर इंडीड ऑफ लिंच मॉब्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री कांट बी डिसमिस्ड एट इंडिविजुअल सोशल एनोमलीज। आप ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर इंसान डेविएंट था इसलिए उसने ऐसा किया कि वो नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहा था, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी हो गई है। लोगों के अंदर इतना हेट्रेड आया क्यों? वो हेट्रेड इसीलिए आया क्योंकि जो कल्चरल इंडस्ट्रीज है वो हमारे अंदर हेट्रेड बना रही हैं। तो दीज पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ वायलेंट हेट टारगेटिंग India's Muslims and sometimes Dalits have increasingly become normalized and public resistance जो है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर हेट इनबिल्ट हो गया है। There is no doubt today that we are being tutored into hate from above। हमें सिखाया जाता नहीं तुम्हें हेट ही करना है, तो पावर की पोजीशन में वो हमें हेट करना सिखा रहे हैं। हमारे अंदर एक वेलोराइज कर दिया कि हेट होना चाहिए। टर्माइट जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन उनको टर्माइट्स बोला जाता, इनफिल्ट्रेटर्स बोला जाता, काउ किलर्स, टेम्पल ब्रेकर्स, लव जिहादीज। तो हमारे अंदर हेट बिल्ड किया जा रहा है इन कल्चरल इंडस्ट्रीज के द्वारा। और अब लोगों को ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती है कि किसी ने किसी को मार दिया, जैसे वो फोटोग्राफर जंप हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आउटरीच देखने को मिला, वरना लोगों ने आउटरीच करना ही बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भगत सिंह की एनिवर्सरी है आज, तो एक आर्टिकल उन पर भी है। तो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ महात्मा गांधी इन October 2 एंड दोज ऑफ भगत सिंह ऑन September 8 कॉन्स्टिट्यूट द कमेमोरेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज़ को कमेमोरेट करना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए और हर इंडियन को अपहोल्ड करना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि चेरिश करना नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी और भगत सिंह दोनों की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी रही है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। लेकिन ऑथर ने बोला अगर वो आज के टाइम में होते ना और उन्होंने जो चीज़ें की थी तो आज भी उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिए जाते। जैसे कि September 7, 1924 में गांधी ने नवजीवन में लिखा था, तो आपको ये पता होना चाहिए नवजीवन किसका है, तो गांधी जी का है। तो 97 ईयर्स लेटर दीज वर्ड्स रेजोनेट एज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेडिशन। तो 124A इंडियन पीनल कोड में सेडिशन का चार्ज लगता है, जो कि लगातार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। तो कोई भी डिसेंट करता है तो उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाता है। ये रेलेवेंट है नोट करना कि जो कल्चर ऑफ क्रिटिसिज्म है, जो कि हमारे दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज़ में देखने को मिला था, जो कि क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब मोदी रिजीम के द्वारा कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको ये देखा जाता है कि उनके रूल के लिए थ्रेट है। दिस रिजीम हैज़ सिंस 2014 मेड इंडिया पार्शली फ्री कंट्री। तो ये सारी बातें तो मैं नहीं बोलूँगी कि इस रिजीम ने इंडिया को पार्शली फ्री कंट्री बना दिया है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बना दिया, ऐसा तो नहीं है। अब गांधी ने स्वराज को कैसे डिफाइन किया था गांधी जी ने? तो गांधी जी ने बोला था कि स्वराज शुड एम्पावर पीपल टू रेजिस्ट अथॉरिटी, कि आप उस अथॉरिटी को रेजिस्ट करो, जो पावर में आप उनको रेजिस्ट करो अगर वो अपनी पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो गांधी ने यंग इंडिया में, तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट्स पता चल गए, यंग इंडिया भी गांधी का था और नवजीवन भी गांधी का था। तो रियल स्वराज तब नहीं आएगा, विल नॉट कम बाय द एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, की अथॉरिटी जो है कुछ लोगों ने हड़प ली, तब रियल स्वराज नहीं आएगा। रियल स्वराज तब आएगा जब लोगों के अंदर पावर होगी कि अथॉरिटी कुछ गलत करी है तो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सके। तो बट बाय द एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी बाय ऑल टू रेजिस्ट अथॉरिटी व्हेन इट इज अब्यूज्ड। तो अथॉरिटी का कभी भी अब्यूज हो रहा है तो लोग प्रोटेस्ट कर सके, लोग उस अथॉरिटी को रेजिस्ट कर सके, तभी असली स्वराज आएगा। तो इन अदर वर्ड स्वराज इज टू बी ऑब्टेन बाय एम्पावरिंग द मासेस। तो स्वराज तब आएगा जब मासेस को एम्पावर किया जाए और लोगों के अंदर एक सेंस डाला जाए कि वो अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी वो क्या है, वो गवर्नमेंट बाय द पीपल। अगर लोग ही रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ गलत हो रहा है, तो क्या डेमोक्रेसी। अब भगत सिंह ने अपने क्लासिक पीस वाई आई एम एन एथीस्ट, तो आपने पढ़ा भी होगा शायद वाई एम एन एथीस्ट, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो। मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग के, कि आप क्रिटिसिज्म करो और आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो इट इज़ नेसेसरी, तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो भी प्रोग्रेस के लिए खड़ा होता है कि कोई भी ऐसा ओल्ड बिलीफ है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करो। जो गांधी विजन का स्वराज है वो ये सोचता है जो मासेज हैं वो अपने सेंसेस से लेकर अवेयर हों कि अथॉरिटी उनको कंट्रोल नहीं कर रही है, वो अथॉरिटी को कंट्रोल करेंगे।
अब इसके अलावा इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट दैट भगत सिंह अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त रोट ऑन जुलाई 6, 1928 जो लेबरर्स और प्रोड्यूसर्स हैं डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिनाई किया जाता है। जो फार्मर्स हैं जो कि बेसिकली सारा अनाज उगा रहे हैं वो हंगर की वजह से मर रहे हैं। जो वीवर्स हैं जो क्लोथ को वीव करते हैं उनके पास ही पहनने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा मेसन्स कारपेंटर्स जो सबके लिए बिल्डिंग बनाते हैं उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये एक्सप्लॉइटर बन के बैठे, तो बेसिकली यहाँ पर मार्क्स को रेफर किया गया है। जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइटर बन के बैठे हैं, तो कैसे इनसे हमें चीज़ें लेकर लानी है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था बाय द गांधी, तो इट टॉक्ड अबाउट राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। तो यहाँ पर वर्कर्स और पीजेंट्स की राइट की बात की गई और ये बोला गया जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कैपिटलिस्ट क्लास लेकर बैठी है वो मासेस के पास होनी चाहिए। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मासेस को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर मोनेटाइजिंग नेशनल एसेट्स के नाम पर मोदी रिजीम क्या करे, इन एसेट्स को कैपिटलिस्ट को दे रही है, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू द गांधी एंड भगत सिंह हमें इन एसेट्स को मासेस को देना है। तो वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने राइटली एम्फेसाइज किया था जो इंडिया का स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जिसमें सिटीजन्स मैन वीमेन सबके पास राइट होना चाहिए कि वो अपना एडिक्वेट लाइवलीहुड अर्न कर सकें और सबका वेलफेयर होना चाहिए बेसिकली। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एंजेलिना मर्केल की जो पार्टी है उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, कैसी पॉलिसीज चेंज हुई, हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जर्मनी की पार्लियामेंट उसको बोलते हैं बुंडेस्टैग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सीट्स इन द बुंडेस्टैग, अच्छा वर्ड लगा मुझे। आफ्टर अ स्लो कैंपेन स्टार्ट, तो स्लो कैंपेन स्टार्ट हुई तो सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स, तो बेसिकली सेंट्रिस्ट है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ लीनिंग सोशल डेमोक्रेट्स, तो सोशल डेमोक्रेट्स को ज़्यादा सीट्स मिली हैं। हुवर पार्ट ऑफ द आउटगोइंग चांसलर एंजेलिना मर्कल्स गवर्नमेंट, इससे पहले जो एंजेलिना मर्कल्स की गवर्नमेंट थी उसके साथ इनका कोएलिशन भी था सोशल डेमोक्रेट्स का, लेकिन जो चांसलर था वो बेसिकली CDU से था। जो CDU है उसका नाम है कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। अब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो है उसको इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं और ये सोशल डेमोक्रेट को ज़्यादा सीट मिली है, SPD को। इसके अलावा एक तीसरी पार्टी भी ग्रीन्स जो कि क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर ज़्यादा है, तो द ग्रीन्स विद द कैंडिडेट फॉर चांसलर हैव इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, तो वहाँ पर बेसिकली लोग क्लाइमेट चेंज को भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो एक पार्टी पूरी क्लाइमेट क्राइसिस को ही लेकर बनी हुई है। अब एंजेलिना मर्केल ने क्या किया, उनकी पार्टी क्यों नहीं ज़्यादा सीट्स लेकर आ पाई, तो हम देखते हैं। जब एंजेलिना मर्केल बनी थी चांसलर तो उस समय उनको बहुत फ़ायदे मिले थे उनके प्रेडेसेसर के द्वारा, क्योंकि उनके प्रेडेसेसर ने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि टैक्सेस में कमी की थी, अनएम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर बेनिफिट्स को मर्ज कर दिया गया था, इसके अलावा लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी गई थी। जो जर्मनी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और मर्केल के टाइम में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट किया, यहाँ तक कि इन्होंने फ्रांस, UK, स्पेन, इटली, यूरोप में सबको इन्होंने क्या किया, आउट परफॉर्म कर दिया। इनके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स रहे हैं सिर्फ चाइना और US से पीछे, मतलब थर्ड नंबर पे इनके एक्सपोर्ट्स रहे हैं। इनके टेन्योर में जो अनएम्प्लॉयमेंट था जर्मनी में वो लगभग 3 मिलियन से कम हो गया, इसके अलावा 5 मिलियन को और ज़्यादा जॉब्स मिल गई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कुजरबैत। अब ये कुजरबैत क्या होता है, तो जब पैंडेमिक के टाइम हुआ था तो जो कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो लोगों को ना निकालें, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, सब्सिडीज़ दी थी। तो द इनोवेटिव कुजरबैत शॉर्ट टाइम वर्क स्कीम सेव थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एंड प्रिवेंटेड ले ऑफ बाई गिविंग फर्म सब्सिडीज टू कीप वर्कर्स ऑन द रोल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द पैंडेमिक। तो कुजरबैत किससे रिलेटेड, जर्मनी से रिलेटेड। जर्मनी ने स्कीम दी थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो बेसिकली सब्सिडीज़ दी गई थी फैक्ट्रीज़ को कि अब वर्कर्स को मत निकालो। जो जर्मनी है वो किस में पीछे रह गया, तो जर्मनी डिजिटाइजेशन नहीं कर सका और OECD का डेटा ये बताता है कि लगभग 38 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इंटरनेट स्पीड्स में अगर कंपेयर करो तो जर्मनी की पोजीशन 34th है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला, ठीक है, तो इसलिए जो मर्केल है वो बेबी बूमर्स के अमंग अनपॉपुलर हो गई, ठीक है। तो एज जर्मनी हैज सीन डेमोग्राफिक चेंज, मर्केल रिमेन्स पॉपुलर अमंग द बेबी बूमर्स। अब जो मर्केल है वो बेबी बूमर्स के टाइम पॉपुलर रही। अब बेबी बूमर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिड 1960s तक के जो लोग होते हैं उनको बेबी बूमर्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, बेबी बूमर, जनरेशन Z, ये सब। तो जनरेशन बॉर्न फ्रॉम द टाइम वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड टू द मिड 1960s, 30 ईयर आफ्टर रीयूनिफिकेशन इन 1990 द मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 आर स्टिल रिसीडिंग। अब यहाँ पर ईस्ट वेस्ट डिवाइड आपको पता होगा, पहले ईस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था, फिर उनकी वॉल को गिरा दिया गया, दोनों जर्मनीज मिल गए, तो एक तरफ कम्युनिस्ट रिजीम थी, एक तरफ कैपिटलिस्ट रिजीम थी। ये सारी बातें आपको पता होगी। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हुआ करता था। तो इस जर्मनी हैज सीन डेमोग्राफिक चेंज, मर्केल रिमेन्स पॉपुलर अमंग द बेबी बूमर्स। अभी भी ईस्ट वेस्ट डिवाइड वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, जबकि इतना सारा पैसा अर्स्टवाइल ईस्ट जर्मनी में डाला जाता बाई द सक्सेसिव जर्मन गवर्नमेंट्स। आगे चलते हैं हम। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई 2008 में, आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। उसके बाद यूरोजोन क्राइसिस आ गई। अब यहाँ पे जर्मनी को EU के जैसे ग्रीस जैसे कंट्रीज़ को बेल आउट करना पड़ा। तो जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, EU's फर्स्ट बेल आउट ऑफ ग्रीस। फिर यहाँ पर मर्केल ने बात की कि आपको ऑस्टेरिटी बेस्ड अप्रोच रखने की, मतलब जहाँ पर आप खर्चा कम कर सकते हो वहाँ पर खर्चा कम करो, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ये वाला क्राइसिस से
जो एंजेला मर्कल है वो थोड़ी अनपॉपुलर होगी। तो मर्कल्स पुश फॉर एन ऑस्टेरिटी बेस्ड अप्रोच, तो यहाँ पर जब मर्कल ने ऑस्टेरिटी बेस्ड अप्रोच की बात की तो वो थोड़ी अनपॉपुलर हो गई। इसके अलावा 2015 में रेफ्यूजी क्राइसिस आई, तो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आ गए थे। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता था रेफ्यूजीज़ को अपने कंट्रीज़ में रखना, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एंजेला मर्कल ने एक लाइन दे दी, वी कैन मैनेज दिस। उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला फार राइट ग्रुप्स इन जर्मनी एज वेल एज फ्रॉम हर यूरोपियन एलाइज हु कंप्लेंट दैट दे वर नॉट कंसल्टेड। पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमें ये रेफ्यूजीज़ नहीं चाहिए, और यूरोपियन यूनियन ने उनसे बिना कंसल्ट करे कोटा डिसाइड कर दिया कि नहीं, आपको भी कुछ रेफ्यूजीज़ को तो रखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो थोड़ी अनपॉपुलर हो गई। अब पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, तो नाइदर शी नॉर द ईयू। अब यहाँ पर क्या हुआ, रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था। जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो ईयू के किसी कंट्रीज़ ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोला वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप उसके बाद भी रशिया से एंगेज करो। जैसे कि जर्मनी ने क्या किया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के साथ यहाँ पर रशिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के नाराज हो गए, एंड जर्मनी सब्सिक्वेंटली चोज टू गो अहेड विद द कंट्रोवर्शियल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन टू सप्लाई गैस टू यूरोप। तो यूरोप में गैस सप्लाई हो सके उसके लिए उन्होंने रशिया के साथ कोलैबोरेट किया। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं है। पहली बात तो रशिया ने जब क्रीमिया के एनेक्सेशन किया तब किसी ने कुछ बोला नहीं, उसके बाद अब रशिया से कोलैबोरेट भी कर रहा है। अब इंडिया और रशिया की कैसी, इंडिया और जर्मनी की कैसी पार्टनरशिप है, तो इंडिया और जर्मनी में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन होते हैं, वो भी कैबिनेट लेवल के। तो हाँ, हमारी पार्टनरशिप थोड़ी बहुत ठीक है। जो फोकस है वो सस्टेनेबल ग्रोथ और रिलायबल इंटरनेशनल ऑर्डर पे है। तो दोनों कंट्रीज़ की टॉक्स हुई हैं कि कैसे हमें सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन करनी, रिलायबल इंटरनेशनल ऑर्डर लेकर आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपना कोलैबोरेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे कैसे अपना एक्सपेंड कर सकते हैं कोलैबोरेशन। और साथ ही दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूएनजी के एड्रेस में बोला भी कि यूएनएससी को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छे रिलेशन हमारे जो भी हैं। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होगा जब G7 की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बात की थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो स्पेयरहेडेड बाय द यूएस, द G7 कंट्रीज इन जून अनाउंस्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, द प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पुअरर कंट्रीज। तो पुअरर कंट्रीज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है तो ये पुअर कंट्रीज किसके पास जाते हैं, चाइना के पास, कि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में हमें लोन दे दें। तो दिस इज सीन एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चाइनाज BRI पुश। तो चाइना जो BRI पुश है उसके अगेंस्ट हम देख सकते हैं कि इसीलिए इन कंट्रीज ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात की है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे पुअरर कंट्रीज में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो लगभग $40 ट्रिलियन स्पेंड करने वाले इन पुअरर कंट्रीज में। तो अब बेसिकली ये स्टार्ट कर रहे हैं साउथ अमेरिका से। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो चाइना है इनके फैक्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि पावर आउटेज हुआ है। अब इन्होंने पावर आउटेज हुआ क्यों, तो इन्होंने जानबूझ के पावर कट्स किया क्योंकि इनका ये कहना है The disruption to China's vast manufacturing industry during one of the busiest sessions reflects the ruling Communist Party struggle कि कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना चाह रहे हैं पोल्यूशन और एमिशन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग गैसेस। ठीक है, आपको ये पता होगा यहाँ पर जो चाइना उसने 2060 का अपना टाइमलाइन भी दे दिया कि 2060 तक हम हो जाएंगे कार्बन न्यूट्रल। तो बीजिंग्स अनप्रेसिडेंटेड रिजॉल्व इन इन्फोर्सिंग एनर्जी कंजम्पशन लिमिट्स। अब यहाँ पर बीजिंग क्या कर रहा है, एनर्जी कंजम्पशन लिमिट्स को इन्फोर्स कर रहा है। तो भले इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो लेकिन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट तो इसकी होने ही वाली है। दिस एट द इम्पैक्ट माइट बी सो सीवियर, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा सीवियर हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो फोरकास्ट है वो चाइना की कम कर दी गई, लगभग 4.7% कर दी गई है। तो फैक्ट्रीज वर आइडल टू अवॉइड एक्सीडिंग लिमिट्स, मतलब बेसिकली फैक्ट्रीज को लिमिट दे दी कि आप इतना ही एनर्जी यूज़ कर सकते हो ताकि एफिशिएंसी प्रमोट हो। अगर आप इससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करोगे तो आपकी पावर को कट कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लास्ट न्यूज़ है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक एयर स्पेस मैप निकाला है, ड्रोन ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। तो सिविलियन ड्रोन ऑपरेशंस को चेक करने के लिए कौन से फ्लाई अवे जोन है वहाँ पर नहीं ऑपरेट करना है। तो ये मैप किसने डेवलप किया, तो मैप माई इंडियन IT सर्विसेज फॉर्म्स हैप्पीएस्ट माइंड विद द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। और इसको मैप को कहाँ डाला गया है, तो DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे आप ये देख सकते हो कि कहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। तो बहुत सारे जोन्स बनाए गए हैं, येलो, ग्रीन, रेड जोन्स। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।